मतलब जो मेरे को बुरा बोलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ऐसे आग निकलती है मेरे मुंह से, बुरा लगता है। आपको उतना हेट मिल रहा है जितना रूबिका लियाकत को या फिर अंजना ओम कश्यप को मिल रहा है? कल अगर आपको पॉलिटिक्स से जुड़ने का मौका मिला तो हाँ। जाना चाहेंगे क्या? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। कौन सी पार्टी का दामन थामना चाहेंगे अगर कोई आपको बुलाए तो? बीजेपी को छोड़ के किसी का भी, हाँ, बट खासकर अगर मैं बात करूं, मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। गुस्से में कोई आंसर दे दे, फिर उस चीज को चलाया जा रहा, पूरे प्रोटेस्ट को एक ही नाम पर सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटकर, सिर्फ उमर खालिद में बांटकर खराब कर दिया जाए। अभी भी जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो सब मुझे बोल रहे थे भीमटी। भीमटी का मतलब एक्चुअल में क्या है? हम जिस शख्सियत के साथ खड़े हुए हैं उनका नाम है नेहा भारती। नेहा भारती की अगर सबसे पहली बात हम करें तो ये मशहूर हो गई थी किसान आंदोलन में। उसके बाद इन्होंने जामा मस्जिद पर इफ्तार पार्टी लगाई, तो इफ्तार पार्टी में लगातार ये काम करती रहीं। हालांकि इनका अपना एनजीओ है, पढ़ाई लिखाई की है, सब कुछ करने के बाद। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जो मशहूर हैं या फेमस हैं, वो फेमस इस बात से हैं क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। और ये जब बोलती हैं ना तो इनके मुंह से बस फूल ही झड़ते चले जाते हैं। मैं भी इनका फ़ैन हो गया हूँ। और एक शख्स जो मेरे बहुत खास हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम जंतर मंतर पे जाओ तो एक बार कोशिश करना, नेहा भारती से जरूर मुलाकात करना। तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी होगी और मेरे दोस्त की भी ख्वाहिश पूरी होगी। नेहा थैंक जी, यू सो मच, बेहद शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा, बेहद शुक्रिया। और फूल शायद आप लोगों के लिए झड़ते होंगे, अच्छी बात है, बट जो मेरे को बुरा बोलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आग निकलती है मेरे मुंह से, उनको मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हम प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं, कभी उस तरीके से बात भी नहीं करी, कभी किसी बदतमीजी से बात भी नहीं करी। उधर के हमने काफ़ी लोग देखे हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके बावजूद भी। बट इतना सब कुछ काम करने के बाद भी जब अपने लिए मैं हेट देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है, 99% प्यार ही है, बट अगर 1% अगर वो हेट भी है, मुझे समझ नहीं आता एक लड़की को लेकर लोग इतना हेट, इतना गलत चीज़ें कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। आपको उतना हेट मिल रहा है जितना रूबिका लियाकत को या फिर अंजना ओम कश्यप को मिल रहा है? नहीं नहीं, उतना तो कभी नहीं मिल सकता। देखिए, हम रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं। रूबिका लियाकत अपने अब्बू से कहते हैं कि देखो अब्बू, पूरे देश से हमें प्यार मिल रहा है, हमने नई पाठशाला शुरू की है। अच्छा, वो प्यार होता है तो नफरत किसे कहते हैं? देखिए, अब बात ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों की मोहब्बत ही शुरू से मिली है, प्यार ही लोगों का मिला है, बहुत ही कम नफरत मिली है और बहुत गिने चुने लोगों की नफरत मिली है कि हाँ चलिए ठीक है। और वो नफरत है जो सबको ही मिलती है, जो भी सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वो जिनको सबको ही मिलती है। तो हाँ, ऐसा है। और रूबिका लियाकत, नल होता है, नल हम जिससे पानी निकालते हैं, जी, जमीन से ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जमीन के अंदर उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज़्यादा होती है। आपके बोलने के स्टाइल से, आपके बात करने के तरीके से जो जवाब देती हैं आप, उससे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हुई है। ये पढ़ के बोलती हैं या कुदरती ऐसे ही है? नहीं नहीं, ये तो मेरे अंदर से है ऐसा। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत डिसेंट है, बहुत कम बोलते हैं, कैमरा शाय हैं। मेरे फैमिली में कभी कोई ऐसा नहीं रहा जो बोलता हो या कैमरे पे आके बोलता हो या फिर एक्टिविस्ट हो या फिर जिनका एनजीओ हो। बट मेरी मम्मी पापा की शुरू से तमन्ना थी, आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उनकी शुरू से तमन्ना रही कि हमारी बेटी कुछ ऐसा करे जो किसी ने ना किया हो। तभी मैंने घर से निकलना स्टार्ट किया और आज मैं बोलती हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, अब पीएचडी की मेरी चल रही है। तो इसलिए वो चीज़ें हल्के 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 करके वो अंदर से आती गई। इसीलिए बोलने का तरीका शुरू जब किया था तब शायद इतना तरीका नहीं था। तासीर तो अम्मी अब्बू से मिल गई, यानी मम्मी पापा से मिल गई आपको। हाँ। और ये पॉलिटिक्स वाली जो बातें कर लेती हैं वो आपको एजुकेशन से? हाँ, वो मुझे पढ़ाई से बहुत मिली है और लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला है। और बहुत से लोग, आपसे अगर मैं मिली हूँ, आपसे मैं कुछ सीखूंगी। मैं किसी अपने छोटे से मिल रही हूँ, बड़े से मिल रही हूँ, वो कहते हैं ना, सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम है। तो वो सीखती हूँ मैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि कभी भी हम प्रॉपर ढंग से पूरा नहीं हो सकते, कभी ना कभी हमारे अंदर कमी रहती ही है, कुछ ना कुछ। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। जो लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं बड़े बड़े, उसको रीड करती हूँ। तो हल्के हल्के वो चीज़ें एक मजबूती की तौर बढ़ती है और वो आती रहती है। ये आपने एनजीओ बनाया हुआ है अपना, जी, क्या नाम है? मेरे एनजीओ का नाम राह है। हमारे पास 150 बच्चे हैं जिनका खाना पीना और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनका जो जैसे कंबल वगैरह, उनके लिए जो बिस्तर वगैरह, जो भी चीज़ें हैं उनको मुहैया कराते हैं। और मेन काम हम फूडिंग पे करते हैं। वुमेंस के लिए आप देखिएगा कि
मोस्टली एनजीओ वुमेन्स के लिए काम करते हैं, तो हम फूड पे काम करते हैं कि एक्चुअल में लोगों को हमारे भारत में रोज़ कितने लोग भूखे सोते हैं, हम फूड पे काम करते हैं। जिन लोगों को घर में राशन की ज़रूरत होती है या फिर सब्जियों की ज़रूरत होती है या फिर खाने की भी ज़रूरत होती है, तो हम उन तक वो पहुंचाते हैं। हमारे एनजीओ में हमने अपना नंबर डाल रखा है, किसी को ज़रूरत होती है तो वो रहा एनजीओ पे कॉल करके हमें कभी भी बता सकता है, उसके घर तक हम राशन पहुंचा कर आते हैं। हमारी पूरी टीम काम करती है, बहुत बड़ी टीम है जो हमारी काम कर रही है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं और हम आगे लोगों तक सामान मुहैया करा पाते हैं। ये खिदमत करने का या फिर लोगों की हेल्प करने का जो आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे आया, इस शुरुआत कैसे हुई आपकी इस बार? देखिए, ये शुरुआत तो खाने पीने की अगर शुरुआत में कहूँ तो वो किसान आंदोलन से, जब बुराड़ी ग्राउंड में वो बैठे थे तो हम लगातार देख रहे थे उनको परेशानी हो रही है, चीज़ों की दिक्कत हो रही है। ठंड का टाइम था, वो ठंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो हमें दिख रहा था कि बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर एक दिन ऐसी मैं बैठी थी और मेरे पापा और हम मम्मी हम सब बैठे थे, तो बोला कि मैंने ही बोला कि कुछ बनाकर लेकर जाते हैं। पापा ने बोला कि हाँ, क्या ही ले जा सकते हो और इतना क्या ही, मतलब इतना बड़ी क्वांटिटी में क्या ही लेकर जा सकते हो, बहुत से लोग हैं वहाँ पे। मैंने बोला ठीक है, मैं एक हिस्सा तो दे ही सकती हूँ ना अपना, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कर सकती, जितनों के लिए मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। तो मम्मी पापा मैंने, हम सब ने, मेरे भाइयों ने मिलकर हमने घर में 300 ब्रेड पकौड़े उस दिन बनाए थे। 300 ब्रेड पकौड़े 300 ब्रेड पकौड़े घर में बनाए थे। फिर उसके बाद वो पहली बार जब मैं वहाँ गई, मुझे किसान लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, तब से मैंने सोच लिया मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सर पे हाथ रखते थे, आशीर्वाद देते थे, मतलब उन्होंने मुझे इस तरह से वहाँ पर सम्मानित किया। वो जो उनका गले में पटका डालकर सम्मान करते हैं सिख लोगों में, और उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए, जूती भी मेरे लिए लेकर आए, मतलब वो दिखाते भी थे। काफ़ी वीडियो उस टाइम मेरी वायरल हुई, तो और बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों का, बहुत ही ज़्यादा किसानों का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब और वो बुजुर्ग लोगों का जिनके लिए हम कर पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मिली। तो तभी से हमने शुरू कर दिया। फिर लगातार हमने किसान आंदोलन में काम किया। फिर एक दिन हम बैठे हुए थे तो हिंदू मुस्लिम का जहर जो पल रहा था, उस चीज़ को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि हम रमज़ानों में काम करेंगे, बट जगह डिसाइडेड नहीं थी कि जगह कौन सी होगी, कहाँ काम करेंगे, ऐसे ही कहीं पे भी लगाना ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने एक बार मैं जामा मस्जिद गई थी, मैंने कुछ लोगों को वहाँ पर जो कमेटीज़ होती हैं वहाँ पर फ्रूटी बांटते हुए देखा था, तो मैंने यही सोचा था कि एक काम करते हैं, जामा मस्जिद पे बांटेंगे। तो पापा ने बोला कि जामा मस्जिद पे बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़ा तबका आता है, किस किस को दोगी? तो मैंने बोला ठीक है, किसान आंदोलन में भी तो ऐसे ही किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही करके देखते हैं। तो फिर वहाँ से पहले दिन जब स्टार्ट हुआ, मैं बिंदी लगा के गई थी। लोगों को बहुत अलग लगा, बहुत कि आप नॉन मुस्लिम हैं, आप मुसलमान तो आप नहीं लग रही हैं, आप मतलब यहाँ पर आपने बिंदी लगा रखी है, आप क्यों बांट रही हैं? मैंने बोला ये मोहब्बत का एक पैगाम मैं दे रही हूँ, एक्चुअली में खाना नहीं है, मोहब्बत हम लोगों को बांट रहे हैं। ये वो नफरत है जो लोगों के अंदर, क्योंकि बहुत से मुस्लिम लोग भी आज ये सोचते होंगे हिंदू हमसे नफरत करते हैं या नॉन मुस्लिम जितने भी हैं वो हमसे नफरत करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ गंदे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नफरत करते हैं, बट प्यार और मोहब्बत से आज भी आप ये देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, जो जुनैद भाई हैं वही खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी टीम जो है वही खाने की व्यवस्था करा रही है। तो बहुत बड़ी टीम है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर कर रहे हैं, सिख लोग यहाँ पर बहुत सारे जुटे हुए हैं। तो एका जो है प्यार और मोहब्बत अभी भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। इसी पैगाम को देने हम जामा मस्जिद पहुँचे। वो इतना वायरल हुआ, बीबीसी ने, ब्रूट ने और नव भारत टाइम्स ने, टाइम्स नाउ ने, मतलब जितनी भी मीडिया थी सब ने हमें कवर किया। फिर उसके बाद मुझे जब वो कवर किया था तब उस वक्त लोगों का प्यार मिला था या हेट मिली थी? नहीं, सिर्फ प्यार मिला था उस टाइम। तो मतलब जो हेट करने वाले लोग थे वो भी मोहब्बत ही बांट रहे थे, तो बहुत ही प्यार मिला उस टाइम। फिर और क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ तभी हमने सोचा था कि नहीं, ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकेगा। हमारी जो सीढ़ी है वो मीडिया नहीं है, सिर्फ वो लोगों तक सामान पहुँचाना है। उसके बाद भी एनजीओ का काम चलता रहा, लोगों के लिए जो हम कर सकते थे वो चीज़ें चलती रही। और आज क्योंकि प्रोटेस्ट था, अभी बात में आएंगे इस पे। जो बच्चे हैं आपके पास 150 बच्चे ना? जी जी। तो 150 बच्चे वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं या एक ही जगह पे? एक ही जगह पे रहते हैं। जगह हमारे पास रहने के लिए नहीं है, वो व्यवस्था हम नहीं करा पाते, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो होता है दोस्त वगैरह मिलकर या फिर जो बाहर के लोग थोड़ी मदद करते हैं उससे ही मिलकर हम करा पाते हैं। बट हाँ, सिर्फ जगह उनकी होती है, बाकी खाने पीने की व्यवस्था, जो भी उन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, और जो वुमेन्स हैं उनके लिए सैनिटरी पैड्स हो गई, बच्चों के लिए कपड़े हो गए, फेस्टिवल्स के लिए सामान हो गया, चीज़ें वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। वो उनको जाकर जितना भी होता है हमसे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो,
जितना भी हमसे सामान हो पाता है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और ये हर फिर आपके पास कहाँ से आता है? देखिए मेरे पास कुछ हम लोग करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे हम लोगों से मांगते हैं कि आप जिन भी लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं, हम सामान पहुंचाना चाहते हैं, आप सामान पहुंचाइए। काफ़ी जब रमज़ानों में थी तब भी मैंने सोशल मीडिया पे लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ों की, आप पहुंचाइए। किसी ने हमें रुआवज़े की पेटी पहुंचाई, किसी ने हमें दूध पहुंचाया, मतलब बहुत सी चीज़ें लोग हमारे घर तक, हमारे एड्रेस तक खुद पहुंचा कर जाते हैं, हमारे एनजीओ के एड्रेस तक। और काफ़ी लोगों ने जामा मस्जिद तक ही हमें प्रोवाइड करा दिया, कुछ लोगों ने ब्लिंकिट करा दिया। इस तरह की चीज़ें वो चलती रही। और काफ़ी लोग होता है जो हमारी मदद करना चाहते हैं, नहीं सकते हैं हमारे साथ, तो वो सामान पहुंचाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ आकर भी बांटते हैं, वहाँ पर अपना ही सामान लेकर आते हैं। मेरे साथ एनजीओ वहाँ पर जामा मस्जिद पे आकर बांटते हैं। इसी तरीके से आगे चलता रहा। और ये जो 150 बच्चे हमारे पास हैं, मैं चाहती हूँ ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, तो जितना हो सकता है हम इनकी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। हम इनके लिए कॉपी बुक्स वगैरह जो भी इनको ज़रूरत है वो पहुँचाते हैं। और हम काफ़ी एक टाइम पे मैंने उनके लिए कुछ टीचर्स रखे थे, वो डांस के टीचर्स थे। कुछ टाइम बाद उनको हमने हटा दिया क्योंकि वो नहीं हो पाया लॉन्ग टाइम तक। बट एक हमने गुड टच बैड टच उनको सिखाने के लिए, क्योंकि झुग्गियों में अक्सर हमने देखा है इस तरह के बच्चियों के साथ हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता, उनको इस तरह की शिक्षा ही नहीं मिली होती। तो ये सारे काम करते करते फिर आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में हैं। और मैं सीजेपी की कोई जब मेंबर। सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 6 जून था जी शायद, जी 6 जून। तो उस दिन आपका वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। जी और वो आपसे कुछ सवाल भी कुछ ऐसे थे, सिर्फ वो बांटने वाले ना, जी 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 जी। तो आपको बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में आपने फिर बोलना शुरू किया। एक बार वही बात फिर दोबारा से, मतलब जो भी याद है आपको। नहीं, एक्चुअली टॉपिक सीजेपी था। हम चाहते थे बात नीट पे हो, और बात कहीं और ही चली गई। क्योंकि इन लोगों का एक इस तरीके के कुछ सवाल पूछते हैं कि लोग तो किसी का नाम लेकर, उमर खालिद का नाम लेकर या फिर किसी भी ऐसे इंसान का नाम लेकर, तभी मैंने बोला था कि आप जो ये बातें कर रहे हैं, आप ये जो बोल रहे हैं कि कोई भी किसी को भी टेररिस्ट का आप टैग दे रहे हैं, किसी को भी आप बता दे रहे हैं कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो आतंकवादी है, वो देना गलत है। जब तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जब तक वो दोषी साबित नहीं होता, जब तक आप किसी को नहीं बोल सकते कि ये दोषी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो हमारे देश को मारने आया है। फिर उसके बाद उस तरीके से मुझसे क्वेश्चनिंग की गई कि उमर खालिद का आप सपोर्ट करिए। मैंने बोला अगर आप सपोर्ट कर भी रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? गलत भी नहीं है ना कुछ। हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारा अपनी एक चॉइस है कि मैं उमर खालिद को सपोर्ट करती हूँ या नहीं करती। अगर आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये नीट का प्रोटेस्ट था, लगातार यहाँ पर उमर खालिद का नाम ले लेकर प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई कि ये तो एक एजेंडे पे चलाया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि उमर खालिद को रिलीज किया जाए। और एक्चुअल में हम तो ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल शुरू हो। भाई क्यों ना शुरू हो? उमर खालिद 5-6 साल से जेल में है, स्टूडेंट्स के लिए जेल में है। उसने जिसके लिए आवाज़ उठाई, उसने अपना जो एक आदर्श है गांधी को माना, इस ज़मीन को अपना माना, उसके ऊपर जब इन्होंने नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया तो फिर कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मुझे गाली देने लग गया और मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वो वायरल हो गई। फिर उसके बाद बात आई दूसरी वीडियो जो वायरल हुई मेरी, फिर उस पर वो हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने लग गए वो लोग, फिर उस पर वो कास्टिज़म का। तब मैंने बोला कि हम लोग, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मुझे किसी को मानना है या नहीं मानना। हमारे घर में शुरू से नहीं माना जाता, हम लोग, हमारे यहाँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। बाबा साहेब को माना जाता है और बाबा साहेब के आदर्श पे हम चलते हैं। हमारे यहाँ नहीं माना जाता, हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं हैं, हम नहीं मानते, वो भी मेरी पर्सनल चॉइस है। तो उनको वो ज़्यादा ही बुरा लग गया कि तो मतलब हिंदू विरोधी है। और मैंने बोला देखिए मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। इसी तरीके से वीडियो वायरल हुई। बट हाँ, अभी जो चीज़ें थोड़ी सी वायरल है वो बांटने के लिए है। अभी आपने शरबत बांटा है, जी जी जी। तो ये शरबत ऐसे ही, वो मोहब्बत का शरबत, ऐसे हाँ। मोहब्बत की दुकान। हाँ, मैंने वो पहले भी अगर बोला। अगर आज तो आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कल अगर आपको पॉलिटिक्स से जुड़ने का मौका मिला तो जाना चाहेंगी क्या? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैं वो नहीं हूँ कि नहीं, मैं तो बिल्कुल बहुत ही बड़े दिल से कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, पॉलिटिक्स गंदी है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से चलाओ तो। पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे नेता ऐसे रहे हैं।
तो पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, लोग उसको आकर गंदा बना देते हैं। अच्छे लोग आज भी पॉलिटिक्स चला रहे हैं हमारे। आप बाहर के देश देखिए, डेवलपमेंट जो है वो सारा पॉलिटिक्स से होता है, लड़कियों की सुरक्षा सब कुछ पॉलिटिक्स पे ही है। तो अगर अच्छे लोग उसमें जाते हैं, अच्छे लोगों की उसमें बहुत कमी है, अच्छे लोग उसमें जाते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा है। मुझे मौका मिला, मैं शुरू से पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। अपना कॉलेज, अपना मास्टर्स, पीएचडी सब कुछ मेरा पॉलिटिकल साइंस में ही हुआ है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैंने पढ़ा है, उसको अच्छे से पढ़ा है और मैं चाहूँगी, और इनफैक्ट मैं चाहती भी हूँ। शुरू से मेरा एक सपना रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, एक अच्छी लीडर बनूँ लोगों के लिए, जो मैं आज बहुत थोड़ा सा कर पा रही हूँ, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए। कौन सी पार्टी का दामन थामना चाहेंगे अगर कोई आपको बुलाए तो? बीजेपी को छोड़ के किसी का भी, हाँ, बट खासकर अगर मैं बात करूं, मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। पर्सनली अगर मैं एक अपनी चॉइस बताऊं तो मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। पढ़े लिखे नेता हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं और माइंडेड है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। अपनी फैमिली को रखना अच्छी तरीके से, उनको छोड़ना नहीं जानते, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, जिस तरीके से आजकल हमारे बहुत बड़े बड़े नेता छोड़कर बैठे हैं, इस तरह के नहीं, खानदानी नेता है। इसलिए मुझे, और कांग्रेस में काफ़ी सारे नेता ऐसे हैं, तो अगर मैं दिली ख्वाहिश हो तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करना पसंद करूँगी। हो सकता है कि कांग्रेस वाले आपको देख रहे हो, हाँ, कोई वहाँ से आया कि चलो हमारी पार्टी में आ जाओ, ज्वाइन कर लो। अभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कांग्रेस को मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं इलेक्शन फाइट करना चाहती हूँ कांग्रेस से, और मैं चाहूँगी कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के साथ काम करने का मुझे मौका मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है अच्छे लोगों की पॉलिटिक्स में कमी है और हर पार्टी में कमी है, तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहूँगी। ये जो सीजेपी है, तो यहाँ पर एक मांग है इनकी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो मीडिया आके और सवाल करती है दूसरे उसमें, तो आप एज ए पॉलिटिशियन उसे किस रूप में देखते हैं कि ये जो सवाल होता है? देखिए, सवाल जवाब जो होते हैं, अगर आप गोदी मीडिया की बात कर ले या फिर ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर ले जो सिर्फ मीडिया पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से यहाँ पे छोटे यूट्यूबर्स हैं और बहुत ही गंदे लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से गाली गलौज। इनफैक्ट कल परसों की बात है, लोगों को मारा भी गया है यहाँ पर, हमारे ही लोगों को मारा भी गया है यहाँ पर जो सीजेपी प्रोटेस्ट में थे। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। अगर देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं एज अ पॉलिटिशियन आपको नहीं बता सकती, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें, और एज ए एक्टिविस्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये सब चीज़ें प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए की जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन, और कोई भड़क कर कुछ और आंसर दे दे और गुस्से में कोई आंसर दे दे, फिर उस चीज़ को चलाया जा रहा है, पूरे प्रोटेस्ट को एक ही नाम पर सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटकर, सिर्फ उमर खालिद में बांटकर ख़राब कर दिया जाए। ये कोशिशें होती हैं, इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट में कोशिश हो रही है, बट काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये नाकाम हो रहे हैं लोग इसी तरीके से। हालांकि मेरा जो चैनल है वो क्राइम का है, मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ, क्राइम किस तरह से होता है, कोई मर्डर हो गया उसको बताया कि कैसे हुआ। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं सिर्फ राजनीति से बिल्कुल दूर रहता हूँ, लेकिन एक मन में सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि आप ही से कर लूँ से सवाल। जैसे 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद। मोदी जी कहते हैं कि 22 मार्च 2020 को कि आज जनता कर्फ्यू और शाम 5 बजे सभी लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे और ताली और थाली भी बजाएंगे और घंटी भी बजाएंगे। जी। तो क्या वो ये नहीं कह सकते कि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो हम लोग सब एक ही साथ रहें, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? वो एक्चुअली देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं तो दो तरीके की, पूरी पार्टी की दो तरीके की पॉलिटिक्स होती है। एक पॉलिटिक्स होती है काम वाली और एक पॉलिटिक्स होती है बंटवारे वाली। तो जो ये डिवाइड एंड रूल है जो शुरू से अंग्रेजों ने किया कि बांटो और राज करो, इसी तरीके से आज हमारी जो हाली गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम कर रही है। मोदी जी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जीत ही इस चीज से रहे हैं। अगर आप इस देश में हिंदू मुसलमान का जहर खोलना बंद कर दे, आपको लगता है बीजेपी कभी जीत पाएगी? या बीजेपी का जो एजेंडा है कि लोगों को बांटो और राज करो, ये कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा उनका। एक्चुअल में जो राजनीति में वो आ रहे हैं, जीत रहे हैं, वो आप ये देखिए, कभी भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी इस तरह का, कोई भी हिंदू मुसलमान का एक इतना बड़ा ये एक टॉपिक लेकर आते हैं और सबको भटकाकर और सबके दिल में ये डाल देते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है।
ये तुम्हारा दुश्मन है और इसके खिलाफ जाकर तुम्हें वोट डालना है। शाहीन बाग का मुद्दा कभी लाते हैं, कभी करंट की बात करते हैं, कभी देश की गद्दारों की बात करते हैं, कभी देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के वो बयान लगवाते हैं अपने नेताओं से। कभी हम देख रहे हैं लक्ष्मी नगर में नेता उनकी मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं, स्लाटर हाउस सारे ही इनके हैं, बीजेपी के नेता ही इनको चला रहे हैं, बट जाकर दिखावे के लिए मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं। रमज़ान जो हो रहे हैं उनमें मुस्लिम्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ईद हो रही है उनमें मुस्लिम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर क्रिसमस है तो क्रिश्चियंस लोगों को परेशान कर रहे हैं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे। इसी तरीके से बंटवारा करके, और देखिए ये सिर्फ बंटवारा हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अगर एक्चुअल में हिंदू मुसलमान अलग हो जाए तो बंटवारा जो है वो जात में है। ये बंटवारा देखिए ये मुसलमानों के साथ शायद इतने खराब नहीं होंगे जितने ये दलितों के लिए खराब हैं। हमें वो केस एक्चुअल में पता ही नहीं चलते। शायद मुसलमानों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ, ये बात कह सकती हूँ, जितना दलितों के साथ होता है। उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। अगर वो शादी में अपने नाच गाना कर ले तो उनको पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है। उनकी बुक्स में ये बोला गया है कि शीशा पिघला कर डाल दो, कोई बोले तो जुबान काट के। एक मूवी अभी एक राख मूवी आई, उसमें उसका नाम जयप्रकाश जाटव दिखाया हीरो का, जो केस उसमें मतलब जो जिसके हाथ में केस है, अली फजल ने वो रोल निभाया है उसमें। क्योंकि वो जाटव है, ये बोला गया है कि जूती कितनी भी अच्छी हो उसको सर पे नहीं बैठाते। तो ये सिर्फ भेदभाव हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये भेदभाव असल में जातियों में है। और अगर इस देश में मुसलमान ना हो तभी तो ये गांधी से चिढ़ते हैं। इनको ये लगता है कि एक्चुअल में उनको ये लगता है कि जो मुसलमान हैं देश में ये गांधी की वजह से ही रह रहे हैं। तो इसीलिए वो ये सोच कर अभी धर्म को अलग करना चाहते हैं, और जब धर्म अलग हो जाए तो उनको जातियों में बांटना चाहते हैं। और असल में जो ये मुद्दा है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये असल में जातियों की है। तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, ठाकुर हो तो तुम सर के बराबर हो, तुम शूद्र हो तो तुम पैर के बराबर हो। तो ये शुरू से इसमें देखा जाता है। अभी भी जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो सब मुझे बोल रहे थे भीमटी। भीमटी का मतलब एक्चुअल में क्या है? भीम को मानने वाले, बाबा साहेब को मानने वाले, वो बाबा साहेब जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिनकी वजह से हमारे को मौलिक अधिकार मिले, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, बाहर जा पा रहे हैं। वही कुछ लड़कियां जिनके वजह से लड़कियों को बाहर निकलने की, बोलने की सब कुछ आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है। ये आज़ादी हमारा संविधान हमें देता है। उनको मानने वाला भीमटा कहलाएगा, उनको मानने वाला नीला कबूतर कहलाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हमारा संविधान जिन्होंने लिखा, जिनको बाहर के देशों में मूर्तियों में पूजा जाता है, उनके बुक्स में चैप्टर हैं, उनको ही हमारे देश के लोग गाली बकते हैं, गंदा बोलते हैं। और जाटवों को या फिर जितने भी SC ST शेड्यूल कास्ट हैं, जितने भी OBC हैं, उनको गलत बोला जाता है। पर बुरा मुझे तब लगता है जब एक दलित अपने आप को गर्व से हिंदू कहकर मुसलमान को गाली देता है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक्चुअल में ये लोग मुसलमानों के लिए इतने बुरे नहीं हैं जितने दलितों के लिए बुरे हैं। हो सकता है बहुत, देखिए ब्राह्मण, फिर वो बात आ जाती है कि हम तो ब्राह्मणों के नहीं, हम ब्राह्मणों के खिलाफ ना कभी थे ना कभी होंगे, ना मैं हूँ, मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं। पर जो ब्राह्मणवाद को मानता है, जो दूसरी कास्ट को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, जो उसको नीचा समझे, जो उसको शूद्र समझे, उसको नीच समझे, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। उसके हम खिलाफ शुरू से रहे हैं। तो ये चीज़ें इसी तरीके से मेरे माइंड में है। इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए? अगर आप पॉलिटिक्स की छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी जी छोड़ दीजिए, आप मोदी जी को छोड़ दीजिए, हम उनकी एक मिनट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक आम, जैसे अभी आप शरबत बांट रही हैं, कभी आप इफ्तार पार्टी करती हैं तो कभी किसानों के बीच में जाती हैं, तो इस तरह से लोगों के दिलों में आप जगह बनाती हैं। तो फिर आम लोगों को क्या करना चाहिए जो समझ जाए कि यार ये बात हमें सिर्फ लड़ाने की, बढ़ाने की कर रहे हैं? देखिए, आम लोगों को सबसे पहली जो कोशिश है ना, वो अपने दिल बदलने की है। और दिल में जो नफरतें घोल के बैठे हैं उसमें घोल कर ना बैठे। सबसे पहले आप मोहब्बतें जगा लो अपने दिल में। कैसे? सारी ही चीज वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप सामने वाले को धर्म या कास्ट में बांट कर मत देखो। ये सारी लड़ाई धर्म और कास्ट की ही है। आप सामने वाले को अगर मुसलमान नहीं देख रहे हो, आप उसको इंसान की तरह देख रहे हो, तो सारे इंसान बराबर हैं। सारे के सारे लोग, देखिए धर्म कभी भी बुरा नहीं होता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो। लोग बुरे होते हैं, इंसान बुरा होता है, इंसान बुरा होता है, इंसानियत उनमें नहीं होती, इंसान बुरा होता है।
कभी भी धर्म नहीं बुरा होता। आज भी हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते और धर्म कभी भी बुरा बनना नहीं सिखाता। जितनी भी धार्मिक बुक्स है, चाहे वो कुरान हो गई, चाहे वो गीता हो गई, चाहे वो बाइबल हो गई, वो हमें अच्छाई, इंसानियत सिखाती है। किसी भी बुक में आपने ये नहीं लिखा होगा कि वो सामने वाला दुश्मन है आपका। किसी भी बुक में भले ही वो ये कह दे कि आपकी बुक्स में ये लिखा है, हिंदुओं को ये बोला गया है, वो बोला गया है, बट एक्चुअल में आप पढ़ के देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो फैलाई गई है लोगों के माइंड में, ब्रेन वॉश्ड किया गया है उनको, एक धर्म के नाम पर हिंदू हिंदू बोलकर जो ब्रेन वॉश्ड ये लोग हुए हैं, सबसे पहले मोहब्बतें जगाने की उनको ज़रूरत है अपने दिल में। आप इंसान को इंसान समझिए, इंसान को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मत समझिए। आप इंसान समझना सीख जाएंगे और फिर अपने आप अंदर इंसानियत आप जगा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस देश में जैसे पहले हम लोग रहते थे वैसा रहना कोई मुश्किल है। आज भी बहुत प्यार है, आज भी बहुत मोहब्बत है। आप जैसे, हम जैसे, जुनैद भाई जैसे, इन जैसे सब लोग इस दुनिया में, इस भारत में मौजूद हैं और उन्हीं के वजह से ये भारत हमारा चल पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, वरना कब का ख़त्म हो चुका होता। इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितनी इंसानियत हो, जितना अच्छा हो सके लोगों के लिए करें, ताकि लोगों के दिल में भी कुछ इंसानियत पैदा हो सके, लोगों के दिल में कुछ रहम पैदा हो सके और ये हिंदू मुसलमान, ये कास्टिज़म, ये सब जहर दूर करके अपने दिल में, आपके चैनल की दरख्वास्त है, मेरे आपके चैनल के माध्यम से की दरख्वास्त है लोगों से कि अपने दिल में मोहब्बतें पैदा करें। आप मोहब्बत ज़िंदा रखेंगे, इंसानियत ज़िंदा रखेंगे तो ही ये देश ज़िंदा रहेगा, वरना हमारे देश को ख़राब करना बहुत आसान है। कुछ लोग ख़राब करने आए हैं, मोहब्बतों को जगाइए, उन लोगों को ख़त्म करिए, ना कि अपने सामने वाले धर्म को, अपने कास्ट को ख़त्म करिए। उन लोगों को हटाइए अपनी ज़िंदगी से जो नफ़रतें फैला रहे हैं। लोगों को मत हटाइए जो धर्म में जहर घोल रहे हैं, उनको हटाइए। तो बस यही मेरा एक यहाँ पर आने का मकसद है, आपके चैनल पे बोलने का मकसद है कि जितना हो सके प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अपने आस पड़ोस में देखिए किसी को कुछ ज़रूरत है या नहीं है, उनको भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए और अपने भारत को खुशहाल रखिए। सही, किसी ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बहुत सारा बहुत प्यारा वक्त देने के लिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। तो ये ज़माने के लिए जी रही हैं और हमारी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत जल्दी जो चाह रही हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो पॉलिटिक्स में आएँ और जैसे खिदमत कर रहे हैं लोगों की किसी न किसी रूप में, वैसे ही राजनीति में अच्छे लोगों के और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इन्होंने शुरू से ही पॉलिटिकल साइंस से, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या पीजी लेवल पर हो या फिर पीएचडी लेवल पर हो, शुरू से लेके ही पॉलिटिक्स से जुड़ी रही हैं, इसलिए बहुत सदके बात करती हैं। उनकी बातों में कुछ भटकने वाली स्थिति कम होती है और लेकिन जैसी दिखने में है खूबसूरत, वैसी बातें भी खूबसूरत हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।